हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में पार्ट बी से लेसन नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट को कवर करेंगे। इस फाइनेंशियल मार्केट में जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, और उसमें मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मनी मार्केट का क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या मीनिंग है। फाइनेंशियल मार्केट्स का बिल्कुल वही मीनिंग है, अगर हम सिंपली बात करें तो जो आपने बैंक का मीनिंग किया था 11th क्लास में, बिल्कुल सेम मीनिंग आप फाइनेंशियल मार्केट्स का लिखोगे। जैसे उसमें हमने बैंक में क्या मीनिंग लिखा था, दैट द बैंक इज अ मिडल मैन, बैंक इज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस यूनिट एंड डेफिशिएंट यूनिट्स। सरप्लस यूनिट्स मतलब जिनके पास पैसा है, डेफिशिएंट यूनिट्स मतलब जिन्हें पैसे की जरूरत है। सो द सिमिलरली this is the meaning of financial markets also. Financial market is a link between the surplus units, means the household or the savers who are having the surplus amount. इनके पास सेविंग्स है। अब इस सेविंग्स को या तो ये बैंक में जमा कर देंगे या ये फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे। ठीक है, और यही जो हमारे पास अगर फाइनेंशियल मार्केट में अगर ये पैसा आ गया, ये सेविंग्स आ गई, तो ये जो सिक्योरिटीज परचेज की हैं पब्लिक ने सरप्लस अमाउंट से, सेविंग से, ये यहाँ पे किसके लिए हेल्पफुल हो रही हैं? ये हो रही हैं उन बिजनेस फर्म्स के लिए जो डेफिशिएंट हैं। डेफिशिएंट मींस विच आर इन द नीड ऑफ फाइनेंस, जिसको पैसे की जरूरत है, नीड ऑफ फाइनेंस, राइट? सो दे आर वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस यूनिट्स and the deficient units. So this is the meaning of financial market. अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज द मनी मार्केट। अब इस कैपिटल मार्केट के भी आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, वन इज द प्राइमरी एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी। अगर कैपिटल मार्केट में हम न्यू सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। इफ दीज न्यू सिक्योरिटीज आर गोइंग टू बी परचेज्ड एंड सोल्ड अगेन, देन दैट विल बी द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। हम अपने इस वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग और मनी मार्केट को ही कवर करेंगे। कैपिटल मार्केट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां से आपको पता चल गया दैट फाइनेंशियल मार्केट इज अ वाइड टर्म, और इस फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, वन इज द कैपिटल मार्केट एंड द सेकेंड इज द मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स, जहां से हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिलेंगे, और मनी मार्केट मींस जहां से हमें 1 ईयर तक के फंड्स हम रेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट्स के। सो फर्स्ट पॉइंट इज मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जो हमने मीनिंग किया था वही मीनिंग फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, कि जो हमारे पास सेविंग्स हैं उस सेविंग्स को हमने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा दिया। ठीक है, जैसे वही देखिए यहाँ पे हमारे पास सेविंग्स थी जो हमने अभी मीनिंग में किया था। ठीक है, हाउस होल्ड के पास सेविंग्स है और उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटीज परचेज कर ली। सिक्योरिटीज परचेज करने से उन बिजनेस फर्म्स को, उन कंपनीज को पैसा मिल गया जो नीड में है मनी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज द मोबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इट इज चैनलाइजिंग द फाइनेंस। जो मनी बेकार था, जो सेविंग का था, उसको हमने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा दिया, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं दे आर गोइंग टू मेक मोर मनी, दे आर गोइंग टू क्रिएट मोर वेल्थ। इनको पैसे की जरूरत है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए, और ये पैसा इनको दिया हाउस होल्ड सेवर्स ने, और फाइनेंशियल मार्केट ने हेल्प की इन दोनों के बीच में लिंक बनकर। So this is the first point, that mobilization and channelizing the savings into the most productive use. Second point है हमारा facilitating price discovery. अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको मालूम है that how the price is going to be decided. Price is always going to be decided by the demand and supply of that particular thing. Demand और supply
उस चीज के प्राइस को डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे तो हम रिलेटेड हैं सिर्फ सिक्योरिटी से, कि शेयर्स का क्या प्राइस होना चाहिए, डिवेंचर का क्या होना चाहिए, बॉन्ड्स के क्या रेट होंगे, ये सारी हमारी सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये भी प्राइस जो डिसाइड करेगा वो फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड करेगी कि इस सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, कितना लोग इसको परचेज करना चाहते हैं और मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डेफिनेटली द प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज ऑफ दैट सिक्योरिटी। और अगर हम कहें कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डेफिनेटली द प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल। तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट इन सिक्योरिटीज के प्राइस को डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब किसी ने अगर शेयर्स परचेज कर लिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था इसमें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कि ये परमानेंट कैपिटल है, राइट, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर ये कंपनी की परमानेंट कैपिटल है तो अब लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? एक जो हमारा परचेजर है, जो शेयर होल्डर है, ये हमारी जो सेकेंडरी मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट का हमने पॉइंट देखा था कि कैपिटल मार्केट में ये जो सेकेंडरी मार्केट है हमारी, ये मार्केट हमारी सिक्योरिटीज की सेल परचेज करने में हेल्प करती है। इट मींस दे आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। हम शेयर्स को किसी भी टाइम में जाके बेच सकते हैं। सो इट मींस द securities can be turned into cash very easily by selling. नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ट्रांजैक्शन की कैसे कम आ जाएगी? हमारे आजकल जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किसी भी मीडिएटर की, किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है यहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए। मिडल मैन की जरूरत नहीं है। एनी एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी, रिगार्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। इस वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो 4 फंक्शंस हैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स के हैं कि इन्होंने हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज तक पहुंचा दिया, प्राइस डिसाइड किया बाय द डिमांड एंड सप्लाई, और उसके बाद शेयर्स को बेचकर, कोई भी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी उसको हमने बेचकर कभी भी उसको हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया। और लास्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इसलिए कम है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके लिए हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। जैसे आपको पता चल गया दैट फाइनेंशियल मार्केट हमारी 2 तरह की है। वन इज द कैपिटल मार्केट जहां से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलते हैं, सेकंड है मनी मार्केट जहां से हमें 1 ईयर तक के फाइनेंस मिलते हैं। तो आज हम ये बात बाद में करेंगे कि कैपिटल मार्केट कितनी तरह की है और किस तरह के उसके फीचर्स हैं। आज हम सिर्फ मनी मार्केट का मीनिंग और उसके फीचर्स और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को इस वीडियो में लेंगे। अब हम बात करेंगे मनी मार्केट की। एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं हमारी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मीन्स जहां से सिर्फ 1 ईयर तक के लिए फाइनेंस अवेलेबल होगा, चाहे वो 1 डे हो या वो 365 डेज हो। तो इतने तरह का इस जो 1 ईयर तक के लिए हमें फाइनेंस मिलेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन मनी मार्केट। अब इसके लिए कोई जोग्राफिकल लोकेशंस फिक्स नहीं है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मनी मार्केट में डील कर सकती हैं। और जो हमारी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर गोइंग टू डील इन द मनी मार्केट, दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एटसेट्रा। बस इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। हमारे जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको अब हम डिटेल में करेंगे मनी मार्केट के अंडर, दैट इज द कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सीपी कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स एटसेट्रा। ये सारे हमारे सिलेबस में हैं और आगे अब हम इसी वीडियो में इसको डिटेल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द कॉल मनी। कॉल मनी को हम इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जनरली ये जो पैसा है ये सिर्फ बैंक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमारे इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज भी डील करती हैं, लेकिन जनरली द बैंक इज गोइंग टू यूज कॉल मनी जब उनके पास टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाए मनी की, राइट।
कोई भी उनके पास एकदम बिग पेमेंट का अमाउंट आ जाए और उनके पास टेम्परेरी शॉर्टेज हो रही है फाइनेंस की, तो वो एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल मनी लेता है, और ये एक दिन के लिए भी हो सकता है, मिनिमम 1 डे है, ठीक है। और जो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज कॉल रेट। कॉल रेट बहुत वोलाटाइल रेट है। वोलाटाइल रेट का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग। आप इसको कह ही नहीं सकते कि कब ये फिक्स रहेगी। ये कब, कई बार ये आर टू आर, 1 घंटे कुछ और रेट है और नेक्स्ट आर में ये फ्लक्चुएट करके कुछ और हो जाती है। मतलब डे टू डे की तो बात कुछ अलग हो गई, कम से कम ये कई बार ये आर टू आर भी चेंज होती रहती है, और इसकी इंटरेस्ट को हम कॉल रेट कहते हैं। जो इंटरेस्ट, ये जो कॉल रेट है, इसका जो इंटरेस्ट है उसका दूसरी सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं हमारी, उनके ऊपर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो कॉल मनी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाएगा, और अगर हम इंटरेस्ट दूसरी सिक्योरिटीज पर कम दे रहे हैं तो हम कॉल मनी के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे। तो इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो इनका कम, इनका अगर कम तो कॉल रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मार्केट है, ये जो कॉल मनी की मार्केट है, इट इज ओवर द टेलीफोन। सिर्फ एक टेलीफोन कर दिया जाता है एंड द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, और इसकी लिक्विडिटी इज नेक्स्ट टू कैश। आप, क्योंकि बिकॉज ये कई बार पैसा एक दिन के लिए लिया जाता है, कुछ घंटों के लिए लिया जाता है, तो इसलिए इसकी जो लिक्विडिटी है वो नेक्स्ट टू कैश है। और जो एक और बात, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 डे के लिए पैसा लिया एक बैंक ने दूसरे दिन के लिए, तो उसमें संडेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, जो गजेटेड हॉलीडेज होती हैं बैंक की, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल मनी। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरबैंक कॉल मनी। यही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे ऐसे टिक कर दिए हैं, ये हमारे सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है, वेरी शॉर्ट। यूजर्स जनरली बैंक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट को हम कॉल रेट कहते हैं, जो फ्लक्चुएटिंग है। उसका दूसरी सिक्योरिटीज के साथ इनवर्स रिलेशन है, दूसरी सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के साथ रिवर्स रिलेशन है, और ये मार्केट टेलीफोन पे चलती है और लिक्विडिटी नेक्स्ट टू कैश है। अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई से इशू कर रहे हैं, और इसके लिए जो सबसे बड़ी मेन लाइन है, इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेड एट पार। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। अगर किसी हमारे ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो उसके फेस पर, जो ट्रेजरी बिल के फेस पर उसके ऊपर जो लिखी हुई है, उसकी जो फेस वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का वो ट्रेजरी बिल है, इट विल बी इशूड एट डिस्काउंट। मतलब उसको उसके फेस वैल्यू से कम अमाउंट पर इशू किया जाएगा। 10,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसको डिस्काउंट दे दिया गया, इट इज इशूड एट डिस्काउंट। 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल था, बट इट वॉज इशूड एट रुपीज 90,000। 90,000 में हमने इसे इशू कर दिया, बट जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड बताया हुआ है, टाइम पीरियड कितना है, 14 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 364 डेज। तो जो भी हमारा टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए इशू किया है आरबीआई ने, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन बैक टू द डिपॉजिटर, 1 लाख रुपीज, जो उसकी फेस वैल्यू है उतना अमाउंट उसको वापस करेंगे। और ये जो बीच का अमाउंट है, 1 लाख रुपीज माइनस 90,000 में उसने परचेज किया था, और अब उसको 1 लाख रुपीज वापिस मिल रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट है, दैट इज द रिटर्न, दैट इज द इंटरेस्ट दैट द इन्वेस्टर इज गेटिंग, राइट। सो इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेड एट पार। एंड द नेक्स्ट थिंग इज that it is always in the multiples of rupees 25,000. It means कि जो मिनिमम अमाउंट है वो 25,000 रुपीज का होगा, और अगर हम इससे ज्यादा बड़े अमाउंट पे जाना चाह रहे हैं, इट कैन बी 50,000, 75,000, 1 लाख रुपीज, मीन्स मिनिमम इज 25,000 एंड अदरवाइज इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज 25,000। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज फ्रॉम 14 डेज to 364 days. This treasury bill is, it is also known as zero coupon bonds.
ये दूसरा नाम अगर आ जाए, या तो ट्रेजरी बिल्स आ जाए या जीरो कूपन बॉन्ड्स आ जाए, it is one and the same thing, that it is issued by RBI on behalf of Indian government. It is issued at discount, repaid at par, and it is always in the multiple of 25,000 rupees. Next point is commercial bills. कमर्शियल बिल कुछ नहीं है, वही है जो आप अकाउंटेंसी में बार बार करते हो. इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सिंपल, अगर आपने अकाउंटेंसी में इसे पढ़ रखा है तो और कुछ नहीं, वही चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, वो आपका कमर्शियल बिल की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एक सप्लायर है, सप्लायर ने कस्टमर को कुछ सामान, कुछ गुड्स या सर्विसेज सेल की, तो उसके बदले में उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा. जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, उसके बाद कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. क्यों एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज सम टाइम इज गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट्स. जनरली दिस टाइम इज 3 months, 90 days के लिए होता है जनरली ये लिखा हुआ. इसने बिल लिखा, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट किया, इट इज जनरली फॉर 90 days. और इसको कुछ नहीं है ये बिल, इट इज जस्ट अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट दैट सम टाइम इज गिवन टू द परचेजर टू मेक द पेमेंट्स. अब अगर इसने 90 days के लिए उसको एक्सेप्ट किया हुआ है और सप्लायर को उससे पहले पेमेंट्स चाहिए, देन थर्ड पार्टी इज देयर इन बिटवीन. जनरली दिस थर्ड पार्टी इज बैंक. अगर हमें टाइम से पहले, ये जो सेलर है इसे टाइम से पहले पेमेंट्स चाहिए, तो ये जो सेलर है ये बैंक को अप्रोच करेगा, बैंक उस बिल को डिस्काउंट करके उसे पेमेंट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपीज का उसका बिल था, 3 months के लिए लिखा गया था, टाइम से पहले उसे पेमेंट्स चाहिए, बैंक अपना कुछ डिस्काउंट रखेगा, अपनी जिसको वो अपनी पेमेंट मानता है, अपने कुछ एक्सपेंसेस के लिए या उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसकी पेमेंट है, टाइम से पहले वो पे कर रहा है, तो उसका कुछ पार्ट वो उसको पे कर देगा, वो डिस्काउंट करके देगा, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल. इट इज द कमर्शियल बिल्स, और सिंपल वर्ड्स में हम उसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियल पेपर्स. कमर्शियल पेपर्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1990, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 to 12 months. मीन्स मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 12 months. 12 months ही मैक्सिमम होगा हमारे सब सिक्योरिटीज का, क्योंकि दीज आर द सिक्योरिटीज ऑफ मनी मार्केट. तो मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं वो 1 साल के लिए मैक्सिमम इशू की जाती है. अब इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? इन्वेस्टर्स जनरली इसमें से कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं वो इसमें कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं. और ये इस फंड्स को यूज कहाँ किया जाता है वो अभी आपको बताते हैं. सबसे पहले ये ले लीजिए कि ये जो फंड्स हैं ये वो कंपनी इशू कर रही हैं जो हाईली रिप्यूटेड कंपनीज है. क्यों हाईली रिप्यूटेड कंपनीज ही इसको इशू करती हैं? बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड फंड्स. अनसिक्योर्ड फंड मीन्स कोई इन्वेस्टर अगर इन कमर्शियल पेपर्स को परचेज कर रहा है तो ये अनसिक्योर्ड है. अनसिक्योर्ड का मतलब अगर कंपनी ये पैसा वापस नहीं कर रही है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी उसके अगेंस्ट मोर्टगेज नहीं रखा हुआ, कुछ कंपनी ने गिरवी नहीं रखा, कोई श्योरिटी नहीं दी दैट द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू गेट दिस मनी बैक. तो इसी वजह से इट इज ऑलवेज इशूड बाय हाईली रिप्यूटेड कंपनीज, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी है कि अगर वो अनसिक्योर्ड भी हैं, अनमॉर्टगेज फंड्स भी हैं, तब भी वो रिप्यूटेड कंपनीज के हैं. इसलिए लोगों को विश्वास है, इन्वेस्टर्स को विश्वास है दैट डेफिनेटली दे आर गेटिंग देयर मनी बैक. सो इट इज ऑलवेज इशूड बाय द रिप्यूटेड कंपनीज. और इन्वेस्टर्स हमने जैसे पहले बताया, कमर्शियल बैंक्स इन पेपर्स को खरीद लें, बैंक्स खरीद लेते हैं, उनके पास पैसा होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो वो रिप्यूटेड कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स को खरीद लेते हैं. म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनके पास फंड्स पड़े हैं, वो भी कमर्शियल पेपर्स में फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं. अब ये जो मनी है वो चाहिए किस लिए कंपनीज को? टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब एक कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही, ठीक है, और आपको मालूम है कि शेयर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं, उन फॉर्मेलिटीज पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा. कंपनी को प्रोस्पेक्टस भी इशू करना है, कंपनी को
और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कंपनी को बहुत सारी सैंक्शंस लेनी होंगी, परमिशंस लेनी होंगी, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट में बहुत खर्चा आता है। अंडर राइटर्स का कमीशन कंपनी देगी, ब्रोकर्स का कमीशन देगी, तो ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। शेयर्स को इश्यू करने के लिए जो हमने खर्च किया, दैट कॉस्ट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कंपनी कई बार कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर देती है। यहां से जो पैसा आता है उससे वो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करते हैं। या इसी वजह से, आप ये चीज बाद में बताते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड्स आए, इस फंड्स की वजह से हम शेयर्स इश्यू कर पाएंगे, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल इश्यू कर पाएंगे। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल इश्यू कर पाएंगे। इसी वजह से इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द शॉर्ट टर्म फंड्स एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स। और इस एक जो सेकंड बात है, और फंड्स क्यों चाहिए, कई बार कंपनी को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए, बहुत थोड़े पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तब भी एक हाईली रिप्यूटेड कंपनी कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकती है। ये हो गया हमारे कमर्शियल पेपर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, that is certificate of deposits. Certificates of deposits are always issued by banks. When bank is in need of finance, then they are going to issue the certificate of deposit. They are in need of short term funds. और टाइम पीरियड क्या है इसका? द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 91 days to 1 year. These certificate of deposit, it can easily be sold in the secondary market. Secondary market आप पढ़ोगे बाद में, जहां पे हम अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, that market is known as the secondary market. So certificate of deposits can be sold there. जब हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, definitely it is easily transferable. जब हम सेल कर रहे हैं तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, so that's why it is known as the ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट. इट इज ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट. जैसे अभी हमने अपने ट्रेजरी बिल्स में भी कहा था, फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इट विल बी इशूड एट डिस्काउंट. आपकी बुक में अभी नहीं लिखा हुआ है इसलिए आप लिखोगे नहीं, जनरली इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 लाख रुपीज होती है. ठीक है, तो ये इट इज ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट. तो अगर फेस वैल्यू इसकी 1 लाख रुपीज है, इट विल बी इशूड एट रुपीज 90,000 रुपीज. तो ये इट विल बी इशूड एट डिस्काउंट. ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. इट इज द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बैंक्स. तो हमने अपने इस वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर किया. फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह की थी, वन इज द कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड इज द मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट को हमने अभी कवर नहीं किया, उसे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. हमने अपने इस वीडियो में मनी मार्केट को कवर किया और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को कवर कर लिया. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.